दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पे बुलाते हैं। आई थिंक इंडिया की तरफ से इस G20 समिट को श्रीनगर के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है और श्रीनगर के अंदर अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया हो तो अमेरिका को जाहिर है कि इंडिया का इस तरह से आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। इंडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो उनके प्राइम मिनिस्टर है और ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है। उस तंजीम को यहाँ पर कोई रवायती पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं हो रही। 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है। कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, आई वाज इन पेरिस ऑन 14 जुलाई आई थिंक 2019 में, तो मैंने वो देखा जो इनका नेशनल डे है। ये जितना भी शांज़ेलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफिल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर बात है इंडिया फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से देख रहा हूँ। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है, एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिज़नेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिज़नेस बहुत तेज़ी से इन दोनों मुल्कों का जा रहा है आगे, और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देन फिर G20 की मेंबरशिप भी है। अभी खैर चलें SCO की भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्रेंच को अच्छी नहीं लगी। लेकिन यह है कि ये जो उस वक़्त कि ये एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक 1798 की जो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना उसकी एक रेयर ये कहता है ये प्रिविलेज है, ठीक है, कि इंडिया जो कि फ्रांस का बहुत क्लोजेस्ट अलाय है। क्या पाकिस्तान इस वक्त यूरोप में ऐसा कोई अलाय रखता है? नहीं। सो इट मीन्स कि हमारी जो पिछले 75 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी। अब शांज़ेलीज़े पे आप जाके देखें, वो परेड होगी शांज़ेलीज़े एवेन्यू के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शांज़ेलीज़े एवेन्यू है, और वहाँ पे एयरफोर्स जेट फ्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी बुलाया गया है, और सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। फिर दूसरा ये है कि फ्रांस ने इंडिया को भी आउटरीच किया है कि और फ्रांस चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। और मैं आपको बात बताऊँ, एक वक्त आएगा कि फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़, नॉट रशिया, फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़ जो कि इंडिया को फेवर लेके देंगे चाइना से। और मैं आपको इसे ही बता रहा हूँ, रशिया वो नहीं कर सकेगा चीज़ जो जो फ्रांस कर सकेगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो फ्रांस है उसको चाइनीज़ जो हैं वो फेवर देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर मेजर वेस्टर्न एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ, वो ही तो वेस्ट हैं, फ्रांस जर्मनी यही तो वेस्ट हैं। तो फ्रांस कल को एक स्पेस देगा इंडिया को व्हेन इट कम्स टू, अगर इंडिया चाइना के हालात को ख़राब होते हैं। और ये आप देखिएगा
कि जिसे कहते हैं ना कि, और फ्रांस इटसेल्फ आपको पता है इंडो पैसिफिक में बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। और अभी आपको पता है कि जो फ्रांस की जो सेल है इंडिया को, वो तकरीबन 2022 में, ठीक है जी, वो $16 बिलियन है। 2022 में $16 बिलियन पे पहुंच गई है। सो अब आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। और टू वे जो जिसे वो कहते हैं ना, से जो गुड्स ट्रेड है, वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। लेकिन सॉरी, जो बायलैटरल ट्रेड मैं कहना चाहता हूँ, नॉट दूसरी ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड जो है, टू वे जिसे गुड्स ट्रेड कहते हैं, वो $16 बिलियन पे चली गई है, जिसमें जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैं वो उसने बेसिकली इसको ज़्यादा अहमियत दी है। सो आप इमेजिन कर लें कि 36 राफेल जो आए हैं, और उसने इंडिया को कितना एक स्ट्रेटिजिक एज दिया है ओवर पाकिस्तान, ओवर द रीजन। और एक जिसे कहते हैं ना, नए नए मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदना, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी बंकर्स लगाए जा रहे हैं और श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील करने की कोशिशें हो गई हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि इन सिक्योरिटी बंकर्स के ऊपर 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, और यह खर्च वहां की गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि दुनिया को यह पैगाम दिया जा सके कि भारत और मकबूजा कश्मीर अब एक हो चुके हैं। बावजूद इसके कि श्रीनगर की जो आईनी हैसियत थी या उसका स्पेशल स्टेटस था, उसको खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान इसके ऊपर एहतजाज जरूर कर रहा है, मगर हमें नजरसानी करनी होगी उन तमाम चीजों के ऊपर जो कि गफलत का बायस बनी, जो कि पाकिस्तान के पॉइंट को कमजोर कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान ना अपने लिए बेहतर तौर पे किसी किस्म की कोई लॉबिंग कर सका। पाकिस्तान की सिफारतकारी दुनिया भर में कहीं भी खातर ख्वाब मानी नहीं जाती है। पाकिस्तान का कोई भी वजीर, मुशीर, हमारा सफ़ीर कोई भी किसी दूसरी दुनिया के मुल्क में होता है तो हमेशा वो काम करता है उन लोगों के लिए जो कि हाकिम है इस रियासत के ऊपर। हमने पाकिस्तान के लिए कभी कोई लॉबिंग नहीं की, हमने सिफारतकारी पाकिस्तान के लिए नहीं की। पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, लूटा खसूटा जाता है इसको, उसके बदले में क्या होता है कि फवायद समेट के इसी मुल्क से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क करप्शन की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क अदले इंसाफ ना होने की वजह से मशहूर है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने आप को मजबूत कर सके। उनके लीडरशिप में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ जो है वो पसंद नहीं आ रहा। अब होगा क्या, अंदाजे हैं लोगों के, अंदाजा यही है कि इसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा और भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान के जरिए जो है, अमेरिका पाकिस्तान के जरिए इंडिया को परेशान कर सकता है। और उसमें आसाम में भी जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ मच सकती है, साथ साथ खालिस्तान इशू भी खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा तो आप लोग जानते ही हैं कि कश्मीर का इशू तो मौजूद ही है, तो कश्मीर में भी गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मगर आसाम और खालिस्तान के लोग भी एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और इस सब के पीछे होगी जैश-ए मोहम्मद। और जैश-ए मोहम्मद के लोग जो हैं वो केपीके में देखे जा रहे हैं और वहां पे वो लोग अपने पैगामात भी दे रहे हैं और मसाजिद में ऐलानात भी हो रहे हैं, बल्कि वो वहां पर मीटिंग्स टाइप की जो कह लीजिए आप, वो सब कुछ भी चल रही है। और ये चीज बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान अगर इसमें हिस्सा ले रहा है तो पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि इससे नुकसान हमें भी बहुत ज्यादा होगा, भारत का तो खैर होगा ही, क्योंकि जाहिर है कि पहले भी हम देखते रहे हैं कि भारत को किस तरह से परेशान किया जाता रहा है और ये सब चीजें चलती रही हैं। और हमारे जैसे लोग जो हम हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हों, हम इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हैं कि